नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से जुड़े 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाय जयसवाल सर। ये 150 महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एमपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ एमपीपीएससी लेवल के यहाँ पे प्रश्न कंबाइंड किया गया है, यानी किसी भी लेवल का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। तो इस 150 क्वेश्चंस में 20 से 25 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो 20 से 25 नंबर पक्के करने के लिए ये 150 प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और भारतीय इतिहास का जो शुरुआत होता है वह हड़प्पा सभ्यता से होता है। तो पहला ही प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज कब हुई। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी दोस्तों, वह आपके हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला हड़प्पा सभ्यता था। इस प्रकार से भी आ सकता है कि 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला नाम कौन सा है, या पहली सभ्यता कौन सी है, वह स्थल आपका हड़प्पा है। ठीक है। हड़प्पा का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है। तो हड़प्पा का क्षेत्रफल है आपका 12,99,660 किलोमीटर, 12,99,660। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और सोशल साइंस की हमारी पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। तो पीडीएफ पाने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप नंबर है 8319862412। यह हमारी पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है, जो 3000 एमसीक्यूज आपको कंबाइंड किया गया है। तो आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है आपके 670 किलोमीटर है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को जो है लौह धातु का ज्ञान नहीं था। यह एक लौह धातु है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी, और ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न आता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला आपके मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहन सिंधु घाटी सभ्यता के एक पुरा स्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन नगर था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो हम बता ही चुके हैं। यह नगर सिंधु नदी के किनारे पर है, और मोहनजोदड़ो हिंदी भाषा में जिसका अर्थ होता है आपके मुर्दों का टीला। इसके बाद है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। जी हाँ दोस्तों, 1921 में जब मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। और दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप, मार्टिमर वीहेलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन के निर्माण के कारण जो है फिर यह नष्ट हो गया। तो दयाराम साहनी के साथ के अलावा कौन कौन से ने जो है हड़प्पा की खुदाई की। तो माधव स्वरूप और मार्टिमर वीएलर ने किया था। तो इन दोनों को भी नाम को अपने रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ है कि लोथल जो है कहाँ स्थित है। तो लोथल आपके गुजरात राज्य पर स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लोथल आपके गुजरात राज्य पर स्थित है।
और ये अहमदाबाद के किस ज़िले में स्थित अगर प्रश्न आता है तो अहमदाबाद का एक दोस्तों धोलका ज़िला है। कहाँ पर है? एक जो है आपका धोलका ज़िला है, गांव सरागवाला के निकट यह स्थित है। तो लोथल की बात आती है तो सबसे पहले ये सूखी गोदी के नाम के रूप में भी जाना जाता था। लोथल जो है सूखी गोदी के रूप में जाना जाता था और अहमदाबाद से लगभग ये 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित में है। और अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता है। प्रश्न आ गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की यह सभ्यता है। पुराणों में की संख्या कितनी है? तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक जो है विवरण दिया गया है। अगला आता है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मगध की राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र थी। और फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर, यानी कि अगर कोई बड़ा राज्य उस पर फूट डाल देते थे तो छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ाइयाँ हो जाती थी आपस में, भाईचारे में जहाँ दोस्ती यारी थी, ठीक है, राजाओं की, ठीक है, स्नेह प्रेम था, वहाँ फूट डालते थे, मतलब दोनों आपस में लड़ाई करवा देते और फिर वहाँ पे विजय प्राप्त कर लेते। क्योंकि वह किसने किया? अजातशत्रु ने किया था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम इस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो अजातशत्रु की बात की जाती है। अजातशत्रु का नाम आता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौटिल्य की कृति क्या है? तो कौटिल्य की कृति जो है आपकी अर्थशास्त्र है। अगला है धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामंत्रों को जो है अशोक ने नियुक्त किया था। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें आपके मौर्य काल की जानकारी मिलती है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो है गणतंत्र कहा गया है। साथ ही साथ जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो उदयभद्र के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, प्रश्न आता है, तो यह उदयभद्र द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हुई और पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है, कैपिटल है। और उदयभद्र वह शासक था जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तक्षशिला दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। जिस नगर में विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। और यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, यहाँ पर काफ़ी विदेशों से पढ़ने आया करते थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? प्रश्न आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है आया था। और फाहियान जो है कुमार जी के शिष्य थे और ये 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 5वीं ईस्वी के समय जो है भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो जब भारत का नेपोलियन बात की जाती है, समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा।
बीएस स्मिथ के द्वारा उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो भारत के नेपोलियन की शासक कहा गया समुद्रगुप्त को। और ये संज्ञा किसने दी, ये शब्द किसने दिया था, बीएस स्मिथ ने दिया। ये भी नोट कर लेना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम कौन सा शासक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। मेघस्तनीज कौन था, तो मेघस्तनीज एक राजदूत था। मेघस्तनीज हेलेनिस्टिक काल में एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और खोजकर्ता था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। तो इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगस्थनीज की है, जो अब खो गई है। प्रश्न आ गया है कि मेगस्थनीज उस पुस्तक के लेखक थे जो अब खो गई है, उसका नाम क्या है, तो इंडिका नाम है। लेकिन बाद में लेखों में पाए गए साहित्यिक अंशों में पुस्तक का फिर जो है पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन वो इंडिका खो चुकी है। धम्म की शुरुआत किसने की, तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय जो शासक था वह अशोक था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने अर्थात शांतनु के पास आई। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग जो है स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने दूर से भी रखा था। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला, तो 18 दिनों तक चला। ये तो लगभग सभी जानते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इसके साथ साथ महाभारत की रचना किसने की है, तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जी हाँ दोस्तों, महाभारत में जो है कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। पहला होता है आपका ब्रह्म के बाद होता है दैव के बाद होता है आर्ष, फिर होता है प्राजापत्य, फिर इसके बाद असुर विवाह, इसके बाद गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। टोटल 8 विवाहों का महाभारत में उल्लेख किया गया है। महाभारत में कुरुवंश की राजधानी क्या थी, तो महाभारत में कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी, हस्तिनापुर। और गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं, तो गीता में 18 अध्याय हैं और टोटल 700 श्लोक हैं। कर्ण किसका पुत्र था, सभी जानते हैं कर्ण जो है किसका पुत्र था, कुंती का पुत्र था। और महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम लिखिए। तो नाम हम बता चुके हैं 8 प्रकार के। पहला ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इसके साथ साथ असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं महाभारत में उल्लेख किया गया है। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, तो बाशबन्ना जो है। और बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए हैं, तो लगभग बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप जो है बनाए हैं। हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है, तो हीनयानी पुस्तक आपके पाली भाषा में है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह आपका कपिलवस्तु है। और इनका जो जन्म है कई आपको लुम्बिनी नाम से भी जाना जाता है। लुम्बिनी स्थान जो प्लेस है उसके नाम से भी जाना जाता है। और सिद्धार्थ गौतम जो है भगवान बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था, जो जल्द ही तीर्थ स्थल बन गया था। और तीर्थयात्रियों में भारतीय जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपना एक स्मारक स्तंभ भी खड़ा किया था।
563 ईसा पूर्व की बात करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। और अगला प्रश्न आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। क्या हो जाएगा? अगर प्रथम पूछा जाता है तो फिर आपके हो जाते हैं ऋषभदेव। और अगर 24वें पूछा जाता तो महावीर स्वामी। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान महायान आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान अगर प्रश्न आता है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित आपका हो जाता है। और हीनयान के सिद्धांत के अनुसार ही बुद्ध एक महान पुरुष थे। स्तूप किससे संबंधित है? तो स्तूप आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत का जो है जोड़ा था महावीर ने। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वह थे ऋषभदेव, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज की बात करते हैं तो जनरल टेलर ने की थी। और कब किया था? ये ब्रिटिश अफसर थे एक, और 1818 में सांची स्तूप की खोज ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर द्वारा की गई थी। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी लोग जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है। और ये किस वंश के शासकों में पैदा हुए थे? तो शाक वंश के शासकों में भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो है किस मुगल बादशाह ने किया था? तंबाकू का सेवन, जी हाँ, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो बात की जाती है अकबर ने किया था। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में तंबाकू के पौधे की पहुंचने की सही जो तारीख ज्ञात नहीं हो पाई है। लेकिन मुगल दरबारी इतिहासकार के अकॉर्डिंग तंबाकू के प्रकट होने की तारीख जो मानी जाती है वह 1604 के रूप में मानी जाती है। और अकबर तंबाकू के धुएं को लेने वाला पहला मुगल सम्राट बन गया था। तो तंबाकू का धुआं लिया गया था। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर थे जो तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। मुगल बादशाह जहांगीर 1617 में प्रतिबंध लगा दिया। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारत पे शासन किया। और भारत पे शासन इन्होंने 1605 से लेके 1627 तक किया। और प्रतिबंध कब लगाया था? 1617 में प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की रचना की अगर बात करते हैं तो अबुल फजल ने की है। एक अकबरनामा है। अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अगला प्रश्न आता है कि अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? जी हाँ, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्तीय मंत्री की बात की जाती है तो टोडरमल का नाम आता है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी किसकी बात कर रहे हैं? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो है 5 ग्रंथ या भागों में विभाजित किया गया है। और ये 5 ग्रंथों की अगर बात करते हैं
तो किसके द्वारा किया गया है आईने अकबरी 5 भागों में? एक अबुल फजल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अगला, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो अकबर ने बनाया था। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया। कब चलाया? 1581 में। लेकिन कहीं कहीं आपको 1582 मिल जाएगा। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा समरूप धर्म था और सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसमें डाला गया था। प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे इसमें। इनके अलावा पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचार भी सम्मिलित किया गया था। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने 1581 या 82 में चलाया। अगर दोनों रहे 81-82 ऑप्शन रहे तो 82 में कीजिएगा। अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया? तो बैरम खान ने किया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर की बात करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है और बहादुर शाह जफर कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल था 1837 से लेकर 57 तक था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। और तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखा? तो तुजुक-ए-बाबरी भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की एक आत्मकथा है और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपके किसके भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। जी हाँ, तुजुक-ए-बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखा था? बाबर ने ही लिखा था। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बदायूनी था। अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर। अकबर जो है कहाँ पर अधिकार नहीं कर पाया? तो वह आपका है चित्तौड़। अकबर मेवाड़ राज्य का कभी भी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर सका था। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है, मुगल बादशाह। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ पर? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग क्षेत्र जो है किस में बिताया? तो यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया है, तो क्षेत्र की बात की जाती है तो दक्षिण भारत का नाम आता है। प्रश्न आएगा पश्चिम भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत। ठीक है, चारों दिशाओं के नाम आएंगे लेकिन दक्षिण भारत की बात की जाती है। ठीक है। और अगला आएगा कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो शाहजहां की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 में हुआ। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। जब हम डिस्ट्रिक्ट और ये कहते हैं तो मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों को सरकार में और सरकार को परगना में और महाल में, महाल का जिले या दस्तूर में और दस्तूर जिले में बटे होते थे। किस तरह से? प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में और महाल को, महाल का जिले या दस्तूर में और दस्तूर जिले में बटे होते थे, तो सरकार कहा जाता था। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के तौर पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने की थी। रूस में भारत विधा जनक फादर ऑफ रशियन
इंडोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो निकोली कोटी थे। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 में घोषित किया गया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। आमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो कृष्णदेवराय ने लिखा। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? अगर प्रश्न आता है तो हम्पी विजयनगर जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास एक मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर की स्थापना कब हुआ? तो विजयनगर की स्थापना के बारे में 1336 ईस्वी में अंतिम जो यादव शासक थे, संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यादव साम्राज्य की बात करते हैं। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो नानक का जन्म स्थान है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर पर स्थित है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का नाम हुआ है? तो बल्लभाचार्य जी का नाम हुआ है, जन्म हुआ था। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु। संत चैतन्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन था। चैतन्य महाप्रभु एक वैदिक आध्यात्मिक नेता थे। इन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की। प्रश्न आ गया कि गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना किसने की? तो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। चैतन्य भक्त योग के वैष्णव विद्यालय के प्रचारक थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में कौन लाया? तो रामानंद ने लाया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो है सिंधु और कान्हू था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा जो है लागू किया गया? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा जो है लागू किया गया था। दामिन ई कोय क्या था? तो दामिन ई कोय आपका एक भूभाग है, आपका भागलपुर से राजमहल तक का एक वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ई कोय का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। किस समुदाय के लिए? तो संथाल समुदाय को बसाने के लिए दामिन ई कोय का निर्माण किया गया था। और तत्कालीन समय में भागलपुर से राजमहल तक क्षेत्र को दामिन ई कोय के नाम से जाना जाता है। कॉर्नवालिस कोड बना कब बना? तो 1793 ईस्वी में बना था कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड तो 1793 की बात की जाती है। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। लेकिन पहले इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ? अगर प्रश्न आता है तो संथाल विद्रोह या हूल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल हूल या संथाल विद्रोह जो है आपके 1855। स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था तो कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था।
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? आपके बंगाल में। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक जो है आपका कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था में एक समझौता हुआ था, और बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है आपके 22 मार्च 1793 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय जो था कौन था? पुर्तगाल था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा की बात करते हैं। यह 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह कालीकट पहुंच कर गई थी। किस पर? बंदरगाह कौन से? कालीकट बंदरगाह। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। इसके साथ साथ मुंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली? प्रश्न आता है मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 1853 की बात करते हैं। 16 अप्रैल को पहली यात्री रेल जो थी, पैसेंजर ट्रेन थी, बम्बई से थाने के बीच चली थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में हुई थी, और 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद 3 मार्च 1707 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई इनकी मृत्यु? दक्षिण अहमदनगर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, दक्षिण अहमदनगर में। और दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र में इन्हें जो है दफना दिया गया। औरंगजेब को किस कब्र में दफनाया गया था? तो वह कब्र है आपका बुरहानुद्दीन। और इन्हीं के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। इन्होंने इनकी जो नीति थी, इतने विरोधी पैदा हो गए थे इनके नीति में कि इनके जो है मुगल साम्राज्य का अंत होगा। वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498। वास्को डी गामा के बारे में बताएं आपको कि वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कब पहुंचा। तो आपको 1498 का जिक्र होगा। कई जगह 20 मई दिया है, कई जगह 17 मई दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को समझ लेना। अगर दोनों चीज़ें आती हैं तो 17 मई करना है। 17 मई की जगह कहीं कहीं 20 मई भी दिया रहेगा। और कालीकट के कौन से गांव? कापड़ गांव पे पहुंचा था। गांव अगर पूछा जाता है तो गांव का नाम है कापड़। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता के दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता के दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत को तत्कालीन जो शासक थे जॉर्जवी ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नवगथिक शैली का उदाहरण हो जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर महाराष्ट्र के मुंबई शहर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 द्वीप स्थित हैं। पहला द्वीप है बम्बई, कोलाबा, ओल्ड वुमेन द्वीप,
जिसे हम लिटिल कोलाबा भी कहते हैं। चौथा है महिम, मझगांव, परेल, वर्ली। ये आपके 7 द्वीप हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायस राय जो लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद जो है हर 10 वर्ष में जो है यह कराई जाती है जनगणना। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण गणना अगर पूछा जाता है तो वह 1881 में हुई संपूर्ण गणना, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी। और अभी आप कोविड के टाइम में 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन अभी चल रहा है 2023, अभी जनगणना नहीं हुई है। तो ये एक टाइमिंग हो सकता है, बड़े अंतर में जनगणना नहीं हो पाई है कोविड की वजह से। छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं? छोटे स्थायी जो बाजार होते हैं, मार्केट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो गंज के नाम से भी जाना जाता है, हाट के नाम से भी जाना जाता है, हाट, हटिया, पेठिया। और हमारे भारत में जो है अक्सर जो लगने वाले बाजार होते हैं उनको हाट, हटिया इनके नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को हम बता ही चुके हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुई थी। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ है? 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण अगर पूछा जाता है तो कहीं कहीं 1914 भी आपको दिखेगा, लेकिन 1911 की अगर बात करते हैं तो 1911-1914 में क्या मतभेद है इसकी बात करेंगे। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया भारत का जो प्रवेश द्वार है, भारत के मुंबई शहर के दक्षिण के समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। और ये दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर, ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों 16वीं शताब्दी के गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सारासेनिक शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला जो है मार्च 1913 में रखी गई और वास्तुकार जॉर्ज विचेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। कुल इसकी ऊंचाई कितनी है? 26 मीटर और 85 फीट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 की बात करते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। 16 अप्रैल 1853। महात्मा गांधी भारत कब आया? तो 1915 ईस्वी की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती है। और इनके जो आत्मकथा है वह कौन सी है? सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी वह पुस्तक है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा दिया गया है। और पुस्तक का मूल रूप से गुजराती में लिखी है और हिंदी के इसके अनुवाद कई लोगों ने किए हैं, लेकिन यह किताब दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक मानी जाती है। यूंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो रस्किन की यह रचना है। अगला आता है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा जो कांड है वह कब हुआ था आपके? तो चौरी चौरा कांड की बात की जाती है
तो यह जो घटना है दोस्तों 1922 की घटना है और इसमें 14 लोगों की उम्र कैद की जो है सज़ा सुनाई गई थी और 19 लोगों की मृत्यु हुई थी। चौरी चौरा कांड में 19 लोगों की मृत्यु हुई और 14 लोगों की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कर जाओ या फिर मर जाओ। दिल्ली चलो का नारा किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था 1944 में। कब दिया? 1944 में। इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के प्रेरित करने के लिए किया गया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किसने सर की उपाधि त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने। अक्सर पूछा जाता है नमक कानून। नमक कानून से प्रश्न आता है। और अगला प्रश्न आता है 1917 में चंपारण गांधी जी के अनुरोध पर गए थे। किसके? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। टालस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो 1920 की बात की जाती है। 1 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 1920 औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने इसने औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने एक प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। विभाजन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिम क्षेत्रों में 16 अक्टूबर 1905 को जो है अलग कर दिया। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। जुलाई 1905 में कर्जन ने अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की थी और प्रेसिडेंसी भारत में सबसे आबादी वाला प्रांत था, जिससे लगभग 8 करोड़ लोग थे। इसमें वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम के कुछ हिस्सों के साथ साथ आज के बांग्लादेशी भी शामिल हैं। 1 करोड़ की आबादी के साथ पूर्वी बंगाल और असम के एक नए प्रांत की घोषणा की गई और बंगाल में मुस्लिम हिंदू अनुपात 3:2 था। पश्चिमी प्रांत हिंदू इसमें बहुल था। विभाजन ने बंगाल में बहुत आक्रोश और शत्रुता पैदा की थी, तो विभाजन के बहुत सारे नुकसान हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 की बात की जाती है। इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। पूना समझौता किस वर्ष में हुआ? तो 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में जो है शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में जो है पारित हुआ था। महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण से जो है शुरू किया था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी यात्रा की बात की जाती है तो गुजरात राज्य में स्थित है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने आरंभ किया? तो गांधी जी ने आरंभ किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को 1932 में जो है पारित किया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका गए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता? भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो सिंगापुर में किया था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्र अधिनियम बना। संविधान सभा प्रारूप द्वारा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। संविधान के निर्माण को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में लगे थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने किए थे 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के संचार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद जो है ग्रहण किया था? 24 मार्च 1947 में ग्रहण किया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वह राष्ट्रपति में निहित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। समवर्ती सूची में क्या शामिल है? तो समवर्ती सूची में जो है शिक्षा को शामिल किया गया। 1857 की क्रांति कब आरंभ की गई थी? तो 10 मई को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह था। अगला, मध्य प्रदेश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो तीसरा स्थान है कोयला उत्पादन में। पहला अमेरिका, दूसरा चीन है। भारत में कोयले उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी अधिक कोककारी कोयले का उत्पादन होता है? तो 90% से अधिक। कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो विद्युत उत्पादन में होती है। और असम में कौन सी घाटी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरमा घाटी जो है। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल कौन सा है? तो खंबात लुनेज क्षेत्र कहलाता है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। इस 150 क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए 150 से अधिक हमने क्वेश्चंस किया। लगभग 170 क्वेश्चंस किए हैं। जो एडिशनल हमने किए हैं वो एडिशनल के लिए किए हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप सभी प्यारे मित्र भारतीय इतिहास के जो 150 प्रश्न हैं आपने अच्छे तरीके से अटेंड किया, समझा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। बाकी 7 PM में लाइव क्लास होगी, तो सभी लोग जुड़िएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।